क्या सिर्फ 200 केजी वेट रिडक्शन से तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ सकती है? तक्षक टॉर्पेडो का ट्रायल क्या भारत के अंडर वाटर पावर को रीडिफाइन करने वाला है? चेसर ड्रोन का सेटकम कंट्रोल क्या बैटलफील्ड को रिमोट वॉर में कन्वर्ट करने वाला है? MiG-29 अपग्रेड क्या पुराने एयरक्राफ्ट को फिर से डेडली बना सकता है? और क्या फ्यूचर बैटलफील्ड में कैमोफ्लेज का कॉन्सेप्ट ही चेंज होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 की एरोस्ट्रक्चर में अभी फिर से कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसमें तेजस मार्क 2 के स्ट्रक्चर में लगभग 200 केजी का वेट को रिड्यूस किया गया। लेकिन खास बात यह कि ये रिडक्शन सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल मोनोलिथिक मशीनिंग टेक्नोलॉजी का होने वाला है। पहले तेजस मार्क 1 में एयरक्राफ्ट के कई स्ट्रक्चरल पार्ट को मल्टीपल छोटे कंपोनेंट को जोड़कर वहां पे मैन्युफैक्चर किया जाता था, जिसमें बहुत सारे रिवेट्स और फास्टनर का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अभी तेजस मार्क 2 के केस में इंजीनियर्स की तरफ से इन पार्ट्स को एक ही मेटल ब्लॉक से मशीनिंग करके सिंगल पीस स्ट्रक्चर में बना दिया गया, जिससे लगभग 120 केजी के आसपास वेट कम हो गया है। अब इसका फायदा सिर्फ वेट कम होने तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि इससे एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ और फटीग लाइफ भी काफी इंप्रूव होने वाला है, यानी एयरक्राफ्ट अब ज्यादा ड्यूरेबल होने वाला है। इसके अलावा अभी तेजस मार्क 2 की वेट को कम करने के लिए एक और मेजर इनोवेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको जिगलेस असेंबली टेक्निक कहा जा रहा है। ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बड़े स्टील जिग्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि असेंबली के टाइम पर स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उस प्रेशर को बाद में हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट स्ट्रक्चर को वहां पे ऐड करना पड़ता था। लेकिन अभी तेजस मार्क 2 में डिजिटल अलाइनमेंट और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इन हेवी जिग्स को इस्तेमाल करने की जरूरत खत्म हो गया है। अननेसेसरी इंटरनल सपोर्ट को वहां पे हटा दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर एडवांस कंपोजिट मटेरियल होने वाले हैं। तेजस मार्क 2 में लगभग 90% सरफेस एरिया में कार्बन फाइबर कंपोजिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लाइटवेट होने के साथ साथ काफी स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करते हैं। अब इंजीनियर्स ने जो 200 केजी का वेट बचाया है, उसे सिर्फ एयरक्राफ्ट को हल्का बनाने में वेस्ट नहीं किया गया, बल्कि इसे तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट में इन्वेस्ट किया गया है। इसका सबसे पहला फायदा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी में देखने को मिलने वाला है। तेजस मार्क 2 अभी 3300 केजी से ज़्यादा इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकता है, जबकि तेजस मार्क 1 में हम सिर्फ 2450 केजी के आसपास फ्यूल कैरी कर सकते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका कॉम्बैट रेडियस और एंड्योरेंस दोनों सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने वाली है। दूसरा बड़ा फायदा यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी में मिलने वाला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद तेजस मार्क 2 लगभग 1.5 टन के आसपास एडिशनल पेलोड को भी कैरी करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस हैवीवेट टॉर्पेडो प्रोग्राम यानी तक्षक प्रोग्राम की तरफ से। दोस्तों, अभी भारत की तरफ से अपने अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेने का फैसला किया जा रहा है, जहां पर तक्षक हैवीवेट टॉर्पेडो का यूजर इवोल्यूशन ट्रायल 2026 के अंत तक स्टार्ट होने वाला है। ये ट्रायल स्पेशली भारत के कलवरी क्लास सबमरीन से किया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन कन्वेंशनल सबमरीन होने वाले हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो तक्षक असल में एक इलेक्ट्रिक हैवीवेट टॉर्पेडो जिसे DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नेवल ग्रुप के साथ लगभग 877 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था तक्षक को सप्टिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना। अब सवाल ये है कि सप्टिक सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, ये सिस्टम सबमरीन का ब्रेन होता है, जो सोनार डाटा, टारगेटिंग और वेपन फायरिंग वगैरह सब कुछ कंट्रोल करता है। यानी अगर तक्षक को इफेक्टिवली हमें सबमरीन में इस्तेमाल करना है तो इसका सप्टिक सिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी सामने आ रही है, जिसमें पता चला है कि अभी INS कलवरी का पहला रिफिट भी किया जा रहा है। इस रिफिट के दौरान इसमें AIP प्लग तो इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है, लेकिन तक्षक टॉर्पेडो को फायर करने के लिए इसमें स्विम आउट लॉन्च सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब स्विम आउट लॉन्च का मतलब है कि यह टॉर्पेडो बिना किसी कंप्रेस्ड एयर ब्लास्ट के ही साइलेंट ट्यूब से बाहर निकल जाएगा, जिससे सबमरीन की एक्यूस्टिक सिग्नेचर काफ़ी लो रहने वाला और स्टेल्थ मेंटेन रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेट 2026 में सबमरीन से अलग अलग स्पीड और डेप्थ पर इस टॉर्पेडो को टेस्ट किया जाने वाला है, जिससे रियल कॉम्बैट कंडीशन में इस टॉर्पेडो की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी टेस्ट होने वाली है वो इस टॉर्पेडो में इस्तेमाल होने वाली फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेंस सिस्टम होने वाला है।
इस सिस्टम में टॉर्पेडो थिन फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए सबमरीन के साथ कनेक्टेड रहने वाला है, जिसे रियल टाइम टारगेटिंग अपडेट मिलते रहते हैं। यानी ये ट्रेडिशनल फायर एंड फॉरगेट टाइप की टॉर्पेडो नहीं होने वाला है, बल्कि इसमें ऑपरेटर कंटिन्यूअसली टॉर्पेडो को गाइड कर सकता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी काफी इंप्रूव होने वाली। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा चैलेंज भी होने वाला है। अगर ये फाइबर ऑप्टिक केबल हाई स्पीड मैन्यूवर के दौरान कहीं ब्रेक हो जाता है तो टॉर्पेडो अपना गाइडेंस को लूज कर सकता है और टारगेट को मिस कर सकता है। और इस ट्रायल के दौरान इसी सिस्टम की रिलायबिलिटी को टेस्ट करना सबसे बड़ा फोकस होने वाला है। और अभी अगर सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो 2027 के आसपास इसका लाइव वॉरेट टेस्ट को भी किया जाने वाला है, जहां पर एक रियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करके इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को वैलिडेट किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के नेक्स्ट जनरेशन लॉइटरिंग मुनिशन चेसर की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर भी एडवांस स्ट्राइक सिस्टम में एग्रेसिवली एंट्री कर रहा है, जहां पर हैदराबाद बेस्ड वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नया लॉइटरिंग मुनिशन चेसर को डेवलप किया गया, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह कि ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं होने वाला है, बल्कि एक आई-स्टार कैपेबल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होने वाला है। यानी ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, अटैक और रिकॉनेंस सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर परफॉर्म कर सकता है। अगर इसकी सबसे पावरफुल कैपेबिलिटी की बात करें तो वो इसका सैटकम सिस्टम होने वाला है। दोस्तों, अभी ट्रेडिशनल ड्रोन लाइन ऑफ साइट कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन चेसर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की दूरी से भी आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ऑपरेटर सेफ लोकेशन में रहकर लाइव वीडियो फीड को देख सकता है और रियल टाइम में टारगेट को एंगेज कर सकता है। और इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैन इन द लूप अटैक सिस्टम होने वाला है। इसका मतलब ये कि फाइनल स्ट्राइक करने से पहले एक ह्यूमन ऑपरेटर लास्ट डिसीजन लेने वाला है, जिसमें ड्रोन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से टारगेट डाटा को विजुअली कंफर्म किया जाएगा और उसके बाद ही अटैक को ऑथराइज किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि इससे कोलैटरल डैमेज काफी कम होने वाला है। दोस्तों, अगर इसकी सेंसर्स की बात करें तो तब भी चेसर एक फुली लोडेड सिस्टम होने वाला है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सेंसर दिए गए, जिसे डे नाइट कंडीशन में सर्वेलेंस पॉसिबल होने वाला है। और इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो कि हिडन या कैमोफ्लेज टारगेट को भी इजीली ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही ऑप्शनली इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार जैसे पेलोड को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसको बैड वेदर कंडीशन में या लो विजिबिलिटी कंडीशन में भी टारगेट को डिटेक्ट करना पॉसिबल होने वाला है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सिस्टम काफी इंप्रेसिव होने वाला है। इसका टोटल वेट लगभग 150 केजी के आसपास होने वाला और ये इसमें से 25 केजी के आसपास वॉरेट को कैरी कर सकता है। इसका मतलब ये हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि रडार साइट, कमांड सेंटर या आर्मर्ड व्हीकल को भी इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें वांकेल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया और क्विक लॉन्च के लिए इसमें रॉकेट बूस्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पीड की बात करें तो ये ड्रोन 270 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है और लॉटरिंग मोड में ये 195 से 220 किलोमीटर के बीच की स्पीड को मेंटेन करने वाला है। इसका रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक होने वाला और एंडोरेंस करीब 6 घंटे के आसपास होने वाला, यानी कि एक लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकता है, जो कि एनिमी टेरिटरी के अंदर जाकर एक्सटेंडेड रेंज वाले मिशन को परफॉर्म कर सकता है। इसका एक और एडवांस फीचर इसका अटैक फ्रॉम एनी एंगल कैपेबिलिटी होने वाली, यानी ये ड्रोन टारगेट को ऊपर से, साइड से, किसी भी डायरेक्शन से स्ट्राइक कर सकता है, जो कि स्पेशली टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ काफी इफेक्टिव होता है। और अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल इंडक्शन तक पहुंच जाता है तो फ्यूचर बैटलफील्ड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फ्लेक्सिबल, प्रिसाइज और नेटवर्क सेंट्रिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 UPG अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स अपने MiG-29 फाइटर जेट को एक बड़ा अपग्रेड देने की कोशिश कर रहा है, जहां पर इसमें SRAM मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि इस एयरक्राफ्ट की क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 25 मार्च को एक RFP को इशू किया गया, जिसमें सिर्फ मिसाइल इंटीग्रेशन नहीं बल्कि कंप्लीट पैकेज को इंक्लूड किया जा रहा है। यानी इसमें लॉन्चर, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और पायलट ट्रेनिंग भी सब कुछ इंक्लूड किया गया है। अब SRAM मिसाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? तो दोस्तों, अभी तक MiG-29 में मेनली R-73 मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि एक पुराना सोवियत ओरिजिन मिसाइल है। लेकिन इस मिसाइल की अभी एक और दिक्कत है कि ये मॉडर्न एयर वॉरफेयर के लिए आउटडेटेड बन चुका है। लेकिन SRAM एक मॉडर्न मिसाइल है, जो कि आजकल के थ्रेट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो SRAM एक 4th जनरेशन स्टैंडर्ड की इंफ्रारेड मिसाइल है, जिसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल के कंपैरिजन में काउंटर मेजर के अगेंस्ट में काफी ज्यादा एक्यूरेट और काफी रेजिस्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही बेहतर हाई ऑफबोर्ड एंगेजमेंट कैपेबिलिटी
विजिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। यानी पायलट को अपने एयरक्राफ्ट का नोज सेक्शन एग्जैक्टली टारगेट की तरफ पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली और वो वाइड एंगल से भी मिसाइल को लॉक करके फायर कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो एसराम मिसाइल मार्क 3 से भी ज़्यादा स्पीड को अचीव कर सकता है, जिससे रिएक्शन टाइम बहुत ही कम हो जाता है और एनिमी के पास इसको इवेट करने के लिए चांसेस काफ़ी कम बचते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास अभी लगभग 55 के आसपास MiG-29 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें ट्विन सीट वेरिएंट भी शामिल है और ये अपग्रेड अब इन सभी एयरक्राफ्ट के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यानी एक पुराना प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी MiG-29 को अभी एक मॉडर्न एयर कॉम्बैट एनवायरनमेंट के लिए रिलेवेंट बनाया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नेक्स्ट जनरेशन कैमोफ्लेज प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों अभी बैटलफील्ड में एक साइलेंट लेकिन बहुत ही डेंजरस थ्रेट रैपिडली ग्रो कर रहा है, जिसका नाम है सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम। और इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से डिस्क 14 के अंदर एक नया चैलेंज को लॉन्च किया गया। आज तक जो ट्रेडिशनल कैमोफ्लेज वाला सिस्टम हुआ करता था, जैसे कि पेंट हो जाए, नेट या कंसीलमेंट टेक्निक्स हो जाए, वो मेनली विजिबल और इंफ्रारेड सेंसर्स को कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन दोस्तों सिंथेटिक एपर्चर रडार एक कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी होने वाली है। ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करता है और सबसे डेंजरस बात ये कि ये खराब वेदर कंडीशन में, रात, फॉगी कंडीशन में, जंगल कवर के अंदर में भी सब कुछ इग्नोर करके टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। यानी आप टैंक को या किसी भी टारगेट को अगर जंगल में छुपा लो, कैमोफ्लेज नेट से इसको कवर कर दो, फिर भी सैटेलाइट में मौजूद सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम या ड्रोन इसको डिटेक्ट कर सकता है। इसी वजह से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से फैसला किया गया कि एग्जिस्टिंग कैमोफ्लेज सिस्टम को अभी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है और इसके लिए अभी एक नया जनरेशन का सोल्यूशन को अर्जेंटली डेवलप करना जरूरी होने वाला है। दोस्तों आर्मी की तरफ से भी ऐसे एडवांस मटेरियल्स और कोटिंग को डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और रडार सिस्टम जैसे एसेट के ऊपर अप्लाई किया जा सके। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा रडार सिग्नेचर को रिड्यूस करना और डिस्टॉर्ट करना, यानी कि दुश्मन या तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा या फिर उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को अभी CCD कॉन्सेप्ट यानी कैमोफ्लेज कंसीलमेंट और डिसेप्शन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसे स्मार्ट और एडेप्टिव कैमोफ्लेज सिस्टम कहा जा रहा है। फ्यूचर में ऐसे मेटल डेवलप किए जा सकते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर अलग अलग टाइप के सिंथेटिक एपर्चर रडार सेंसर यूज किए जाते हैं तो कैमोफ्लेज भी उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है, जो कि एक साथ विजिबल, इंफ्रारेड और रडार सिग्नेचर तीनों स्पेक्ट्रम के अंदर ही प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। और दोस्तों इसमें AI का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।